हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डिम्पल, हमारे नए यूट्यूब चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे ही हमने शुरू किया हम देख रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज लाइट, कि लाइट क्या है। लेसन को समझने के लिए उसके पहले वर्ड को ही देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इससे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ। जैसे अभी आप ना मुझे देख पा रहे हो, ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हो, अच्छा अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो, अपनी कॉपी को देख पा रहे हो, अपने फोन को देख पा रहे हो। क्या आपको लगता है आप ये सब चीजें रात में भी देख सकते हो? क्या रात में जब बिल्कुल डार्कनेस हो आप ब्लैक बोर्ड को देख सकते हो, अपनी कॉपी को देख सकते हो, उसके ऊपर क्या लिखा वो देख सकते हो? यानी हमें कुछ भी देखने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो है लाइट। एनी थिंग्स दैट हेल्प टू सी अस। यानी लाइट क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी अ विजिबल लाइट जिसको हम बोल सकते हैं, दैट हेल्प टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गई लाइट की सिंपल सी और बेसिक सी डेफिनेशन। अब जैसे ही लेसन में आगे दे रखा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेसन के नाम के अंदर एक बार उसको समझते हैं। जो रिफ्लेक्शन है, अब ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? लाइट की। यानी रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे ही हम मान लो हमने ले लिया ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई लाइट आ रही है कहीं से भी, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है। अगर वो लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस इसी मीडियम में चली जाए, यानी लाइट आई और वापस इसी मीडियम में वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट का सेम मीडियम में वापस जाना, यानी वापस रिटर्न होना, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे ही ये लाइट आई किसी भी सोर्स से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, और ये होता है नॉर्मल, सॉरी, और वो लाइट इस मीडियम के अंदर, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड या राइट साइड बेंड होके, ना कि स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो ये वाली लाइट है हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट वेव या लाइट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। अब जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में बनाया था, जो लाइट ऐसे चली गई थी, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो चली गई थी, वेव नहीं सॉरी, इसको हम रे बोल देंगे, रे ऑफ लाइट, ठीक है। जो ये वाला ये एंगल बोलती है, अब जैसे इसका नाम है इंसिडेंट, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड। तो एंगल के साथ जो ये जो एंगल बनाएगी हम इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम रिफ्रैक्शन के केस में अगर ये इंसिडेंट लाइट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये, ठीक है।
ये था हमारे लेसन की जनरल इंट्रोडक्शन की इसमें क्या क्या लेसन के नाम के अंदर क्या क्या छुपा है। ठीक है, अगर अब हम देखें 9th क्लास में हमने देखा था कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था लाइट वाला चैप्टर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। उसमें हमने प्लेन मिरर में, अब जैसे लाइट है ना, हमें कुछ चीज दिख रही है यानी इमेज बन रही है हमारे सामने, जैसे मेरे सामने ना ब्लैक बोर्ड की इमेज बन रही है। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें हमने प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब उसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लेन मिरर में। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसके सामने आप हर रोज जाते हो, सुबह जब स्कूल आने के लिए रेडी होते हो ना, जिसको देखते हो सुबह शाम, यानी जिसमें आप अपने आप को देखते हो इंसान कि आप कैसे हो। ठीक है, प्लेन मिरर। अब मान लो ना ये हमने बना दिया एक प्लेन मिरर। ठीक है, ये इस साइड से इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। मिरर आपने देखा होगा घर पर, उसका एक साइड वाला पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। अब प्लेन मिरर में ना हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, जैसे अगर जो साइज है ना, जो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे कि इमेज, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगी। अब जैसे ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब जब जैसे ही आप प्लेन मिरर में यानी मिरर में आप देखते हो घर पर, तो आपको क्या दिखता है, इमेज आपके सामने बनी हुई है या मिरर के पीछे बनी हुई है, यानी मिरर के सामने बनी हुई है मिरर के पीछे बनी हुई है। आपको अपना चेहरा मिरर के बाहर दिखता है या अंदर दिखता है, अंदर दिखता है ना। तो जैसे ही हम देखते हैं तो यानी हमें मिरर इमेज कहाँ दिखती है, मिरर के अंदर। ठीक है, तो इमेज का अगर हम देखें तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है यानी जो मिरर हमारे सामने है उसके एग्जैक्ट पीछे इमेज बनना, यानी मिरर के अंदर इमेज बनना, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। अगर इमेज मिरर के सामने बनती तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, अब सेकंड थिंग, अब ये देखो, जैसे ही हम अपने आप को देखते हैं मिरर में तो हम अपने आप को सीधा देखते हैं मिरर के अंदर या फिर उल्टा देखते हैं। हमें अपने आप को सीधा दिखाई देते हैं ना, हम अपने आप को सीधा देखते हैं। ठीक है, यानी हमारी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट, ना कि हम उल्टी। तो एक इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज। ये हो गया इमेज का नेचर की प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। और आपने एक चीज भी नोटिस की होगी प्लेन मिरर के अंदर कि आप मिरर से ना जितनी दूर खड़े हैं ना, आपकी इमेज भी आपको एग्जैक्ट उतनी ही दूर बनी हुई दिखाई देगी। यानी अगर आपका ये डिस्टेंस जितना है, यानी आपका अगर ये डिस्टेंस x है तो आपकी इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से कितना होगा, x। ठीक है, जितना डिस्टेंस मिरर के सामने आपका होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर आपकी इमेज का होगा। ये प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें क्या पढ़ना है 10th क्लास में, स्पेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी उसके बेस पर हमें करने होंगे। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं, आज हम शुरू करते हैं अपना स्पेरिकल मिरर। ठीक है, जैसे ही आपको ना नाम से ही पता चल रहा है स्पेरिकल यानी स्फीयर तो आपको पता ही होगा, यानी आप ये लगा लो सर्कल। ठीक है, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब मान लो ये हो गया आपका, मान लो क्या है ही स्पेरिकल मिरर। सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई ना, आप सीधा बना लेना। ये है स्पेरिकल मिरर, यानी एक स्फीयर के टाइप का जो मिरर, स्फीयर के टाइप का यानी एक बेंगल के जैसा सर्कुलर हमने एक मिरर ले लिया, उसको हम बोलेंगे स्पेरिकल मिरर। अब जो स्पेरिकल मिरर हमें स्टडी करनी है, स्पेरिकल मिरर में इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर ना 2 टाइप के होते हैं।
एक बार मैं आपको थोड़ा इनका टाइप बता दूं। फर्स्ट होगा कॉन्केव मिरर, ओके, मिरर को ना मैं एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वर्ड क्या आ गए, हैवी, हैवी से कनकेव और कन्वेक्स। अब इनको भी हम इजी बना देते हैं। कैसे? अब हमने बना लिया एक स्पेरिकल मिरर, ठीक है, ये स्पेरिकल मिरर है, यानी एक स्फीयर की शेप का हमारा एक मिरर है। अब इस मिरर का ना आप ये वाला हिस्सा ले लो, सॉरी, आप इस मिरर का ना सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो, दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यानी मैंने यहां से लेके यहां तक का कोई एक हिस्सा ले लिया और इसको ना मैं ऐसे डॉटेड करके दे देती हूँ। इसको मैं बोल दूंगी M और N, यानी ये सरफेस। जो ये वाला मिरर है इसकी ना हम बाहर वाली साइड को पॉलिश्ड कर दें, यानी पॉलिश मतलब पेंट कर दें, तो जो ये इसका ये वाला इस साइड वाला सरफेस है ना, ये सरफेस होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, जो रे ऑफ लाइट कहीं से भी आएगी वो रिफ्लेक्शन शो करेगी। एक बार ना इसको थोड़ा यहां बना लेते हैं। ठीक है, राउंड कर लेना भाई, मेरी जो ड्राइंग है ना थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यानी हमारा ये वाला सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, हमारी जो भी लाइट है इस साइड से अगर आएंगी तो ये वाला सरफेस क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इस साइड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे अगर लाइट यहां से आई तो ये सरफेस इस साइड भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यानी जो इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जैसे हमने इसको नाम दे दिया M और N, समझ गए ना कनकेव मिरर कैसा होगा। ये हो गया कनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर को लेते हैं। ये कौन सा है, स्पेरिकल मिरर। कनकेव मैंने बोला था, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किसके, स्पेरिकल मिरर के पार्ट है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो अंदर वाला सरफेस है ना वो पॉलिश्ड सरफेस होगा, उसके ऊपर पेंट होगा, और जो हमारा ये बाहर वाला सरफेस है ना ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। यानी अब ये हो गया हमारा मिरर M और N, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी ये सरफेस रिफ्लेक्शन शो करेगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आपने ना घर पे चम्मच तो देखी होगी सबने, बेसिक एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ, चम्मच तो देखी ही होगी। ठीक है, जो चम्मच है ना उसका जो अंदर गया हुआ पार्ट है जिसमें हम खाना डाल के खाते हैं, वो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और जो उसका उभरा हुआ पार्ट है यानी बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और उससे भी अगर बेसिक आपको मैं बताऊं तो जो मेरी बैंगल है ना, इनके जो ये ऊपर वाला सरफेस है ऐसे, ये इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ऐसे अगर मैं लगाऊं तो कॉन्वेक्स मिरर। और जो इनके अंदर वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस अंदर वाला, सॉरी आपको शायद अच्छे से ना दिखा, ये वाला अंदर वाला, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो हमने जिसको नाम दिया, यानी हमने स्पेरिकल मिरर का ना एक छोटा सा पार्ट लिया है एज ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस पार्ट को हम लेते हैं, जो पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन करेगा उसको हम बोलते हैं अपर्चर। यानी हमारा ये फुल पार्ट M और N क्या है, एक अपर्चर। ये कुछ ना बेसिक टर्म है जो आपकी आगे भी आएंगी और आपको बार बार लेसन में सुननी पड़ेगी, इसीलिए मैं इनको अभी साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ। यानी इसको हम बोलेंगे पूरे को अपर्चर। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन ना समझने से पहले कि इमेज कैसे बनती है, हमें ना पहले कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा। जैसे कुछ बेसिक टर्म है इसकी। अगर फर्स्ट टर्म को हम देखें,
जो ये मिरर था, स्पेरिकल मिरर हमने लिया था, यानी एक स्फीयर था, ठीक है, ये उस स्फीयर का सेंटर है। तो जैसे ही ये स्फीयर का सेंटर था, इसको हम इस मिरर के लिए क्या बोलेंगे, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एक कनकेव मिरर, और इसका सेंटर कहाँ होगा, ये। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, ये, यानी जो ये वाला पॉइंट है रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और इस पॉइंट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ये वाला जो पॉइंट, ये अपना पॉइंट है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। अब हम ये बात देख रहे हैं कि हमारा मिरर हमने सिर्फ इतना लिया है, कनकेव और कॉन्वेक्स इतना लिया है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वो इसको टचिंग नहीं करता, यानी इसका पार्ट नहीं है, वो एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। फिर हम जो स्फीयर का सेंटर है उसको ही हम स्पेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेम उसको ही हम सेंटर जो कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब आपको ना कुछ चीज दिखाई दे रही है, यहीं से आप देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ना इस साइड है, यानी कनकेव मिरर के अंदर की साइड है, इस साइड है, यानी उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आगे बहुत काम आएगी जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो। और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी उसके रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना, उसके अपोजिट साइड यानी पीछे बना हुआ है। जैसे प्लेन मिरर में इमेज पीछे बनती है ना, सेम ऐसे इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का है पीछे, ठीक है। सेकंड अगर टर्म हम देखें, जो ये डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से मिरर के, सॉरी एक आप ये और देख लो, जो मिरर का ना बिल्कुल मिड वाला पोर्शन होगा, जो हमने मिरर लिया है उसके मिड वाला पोर्शन होगा, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। पी से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे पोल। अगर आपको थोड़ा सा, एक मिनट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी फॉर पोल, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पोल है ना, वो बिल्कुल मिरर का पार्ट भी है और मिरर के मिड में होता है सेम, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का यानी इस अपर्चर का पार्ट नहीं था। अब पोल हो गया। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये होगी हमारी आर। अब रेडियस है, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ना कुछ याद करने की बात नहीं है, आप मैथ में भी पढ़ते हो, हमेशा सर्कल को पढ़ते हो, सर्कल में देखते हो आप, उसका एक सेंटर होता है, सेंटर से किस सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो उसकी रेडियस होगी। तो सेम एज इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, यानी इसको हम बोल देंगे आर होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और बच गई। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड में, यानी मिड में तो नहीं बोल सकते, जो ये वाली लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई भी जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर के किसी भी पार्ट पे जाके टकराएगी, यानी कोई ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और मिरर के पोल पे जाके टकराए, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यानी आप ये लगा लो, प्रिंसिपल हो गया मेन, मेन हो गया बिल्कुल मिड वाला, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेम ये हमारी जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके हमें टकरा रही है या टकराती हुई प्रतीत हो रही है, यानी अपीयर भी हो सकती है, अपीयर लाइन को हम ऐसे डॉटेड दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब थोड़ा सा ना, चलो एक टर्म को यही एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब बच गया ना सिर्फ एक टर्म, यानी फोकस। फोकस क्या होगा, कोई भी लाइन
कोई भी अलग लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट, लाइन नहीं बोलेंगे सॉरी, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले और सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी जो रेडियस को ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे ही मान लो ये अपनी रे ऑफ लाइट थी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको किसी पार्ट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उसको, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे ये रे ऑफ लाइट थी, आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पार्ट से इंटरसेक्ट करके निकल गई, यानी होगी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी उसको हम बोलेंगे फोकस। यानी बस आपको ये लगाना है, फोकस इसका नाम है, इसके ऊपर आपको फोकस ही करना है। फोकस हो गया, ठीक है। अब आप ना कुछ चीज यहाँ देख पा रहे होगे, जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, यानी जो रेडियस है, रेडियस का हाफ है फोकस। यानी अगर हम लिखना चाहें तो हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f। फोकस को हम स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट करेंगे, r इज इक्वल टू 2f, यानी दो फोकस को मिला दें तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। एक फोकस दोनों फोकस को मिला दिया तो क्या बन गया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? थोड़ा सा ना क्राउडनेस हो गया, इरेज कर देते हैं। अब 1-2 मिनट का टाइम दो। अब हम देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या पढ़ा हमने। लाइट क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं किसकी वजह से, लाइट के ऑब्जेक्ट से। दैट कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा, थोड़ा सा आगे डिटेल में भी समझेंगे। रिफ्लेक्शन में हमने समझा कि जो इंसिडेंट लाइट है वो एक ही प्लेन में जाके रिफ्लेक्ट हो गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, यानी ये हो गई इंसिडेंट लाइट, ये होगी रिफ्लेक्टेड, ये हो गया रिफ्लेक्शन। और अगर ये लाइट यहाँ नहीं जाके इस मीडियम के अंदर चली जाती है, ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये समझा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी मिरर के पीछे, और कैसी बनी थी, मिरर के एग्जैक्ट पीछे और सीधी बनी थी। जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का था, सेम डिस्टेंस मिरर से किसका था, इमेज का था। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा, ये मैं आपको शायद बताना भूल गई, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। ना इमेज का साइज उससे कम दिखेगा हमें, ना इमेज का साइज उससे ज्यादा दिखेगा। अब इन सब के बीच में उसके बाद हमने स्पेरिकल मिरर को समझा, जो हमारे लेसन की मेन पॉइंट है। स्पेरिकल मिरर में हमने देखा एक स्पीयर होता है, स्पीयर यानी स्पीयर के दो हमने पार्ट्स को कट कर लिया, उनको अपना मिरर बना लिया। वो उसके दो पार्ट थे, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके हमने पार्ट समझे। जो जितना पोर्शन हमने कट किया था उसको हम अपर्चर बोलेंगे, यानी जो हमारा ये पोर्शन है इसको हम अपर्चर बोलेंगे। कॉनकेव मिरर हमने समझ लिया था कौन सा होता है, कॉनकेव, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका बीच का जो ये हो गया हमारा पोल, ये होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको ही हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई भी रे पास करेगी एक पॉइंट से, उसको हम बोलेंगे फोकस। ये इसकी कुछ बेसिक सी टर्म थी जो हमने समझ ली, ठीक है। अब इसके बाद ना हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। बीच में शायद मुझसे एक लाइन छूट गई, आपको बता देती हूँ मैं। जो लाइट है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
लेकिन अब एक बात देखो आप, अगर मान लेना लाइट जैसे ऐसे इसका ये हो गया कि लाइट हमेशा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऐसे। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि लाइट के ना पाथ में यानी उसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट भी आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी जिनके आर पार लाइट पास कर जाए, और एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट पास ना कर सके। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो लाइट क्या करेगी, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके ना ऐसे थोड़ा सा बेंट होके ऐसे निकल जाएगी लाइट। जैसे ये ऐसे निकल गई, ये वापस ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, यानी लाइट ना जैसे हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है हमेशा, लेकिन अगर उसके पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट क्या करेगी, लिटिल बिट बेंड होगी और उस ऑब्जेक्ट कॉर्नर से होते हुए पास कर जाएगी। इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन यानी लाइट अपने पाथ से डिफ्रेक्ट हो गई है। कॉमन वर्ड है रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन, मिलता जुलता, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अगर लाइट वैसे स्ट्रेट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई यानी लाइट की ये बात है रुकना नहीं, हमें कभी नहीं रुकना, तो कभी नहीं रुकेगी। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो लाइट क्या करती है, उसको ऐसे ही क्रॉस करती है, थोड़ा सा बेंट होती है और निकल जाती है, चली जाती है। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बीच का एक पॉइंट था, शायद स्टार्टिंग का एक पॉइंट था, एनसीईआरटी में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, जो मैं बीच से मुझसे मिस हो गया था। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहले इमेज फॉर्मेशन थोड़ा लेंथी है, पहले इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर कर लेते हैं, बाद में कॉन्वेक्स मिरर की करेंगे। कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन करने से पहले ना हमें 4 लॉ भी पढ़ने हैं, 4 लॉ भी पढ़ने हैं। पहले एक बार वो लॉ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे अगर वो लॉ हमें समझ में आ गए तो क्या क्या है। ठीक है, यानी लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कुछ नहीं, बेसिक से लो है, बातों बातों में आपको ऐसे ही बता देती हूँ अभी मैं। अब हमने एक मिरर बनाया था कॉनकेव मिरर, एक बनाया था हमने कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर कैसे बने मेरे, अच्छे बने हैं ना। जो कॉनकेव मिरर है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है मिरर का, कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करते है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन ये लॉ भी है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है, तो बोलो कहां से गुजरेगी, कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस से। ठीक है, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से, फोकस रिफ्लेक्ट होके एक प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट होगा फोकस। ये फर्स्ट लॉ है, इमेज फॉर्मेशन में हमें बहुत काम आने वाला है। अगर सेम केस ऐसे ही, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, देन ही रिफ्लेक्ट, और हमें अपीयर होगी पास करती हुई किसी पॉइंट से मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, वो पॉइंट होगा फोकस। ठीक है,
यानी रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस always pass from the focus in case of a concave mirror and appear to pass through the focus in case of a convex mirror। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब सेकंड लॉ बिल्कुल इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। सेकंड लॉ, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द फोकस, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो फोकस से पास हो रही है तो वो मिरर के किसी सरफेस पे किसी सरफेस को टच करके अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑलवेज रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आई, अगर वो फोकस से पास करके जाती है तो ये कौन सी लाइट होगी? इंसिडेंट लाइट। अगर ये फोकस से पास होके जाती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो हमेशा किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट लॉ का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करेगी? फोकस से। और इसमें क्या बोले हैं? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास, कोई भी इंसिडेंट लाइट फोकस से आ रही है, फोकस से पास होके मिरर से टकरा के किसी अगर रिफ्लेक्ट होगी तो ऑलवेज जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम केस में ऐसा ही अगर कोई रे ऑफ लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट अपीयर, ये रे ऑफ लाइट है आ रही है तो हमें अपीयर होगी ये पास टू फोकस और ये बेंट होके ऑलवेज कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी रे ऑफ लाइट अगर किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से के सरफेस से टकरा रही है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके के कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और वो हमें अपीयर कैसे होगी? अपीयर हो रही है फोकस से पास करती हुई। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम इसको बोलेंगे ए रे ऑफ लाइट विच इज अपीयरिंग टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया ना? दोनों बात थी सेम ही थी, पहले लो का बिल्कुल अपोजिट लो है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमेशा मिरर के पीछे होता है, इसलिए हमेशा हमें अपीयर ही होगी। कोई भी रे ऑफ लाइट एग्जैक्ट उसके अंदर से पास नहीं करेगी, सिर्फ हमें अपीयर होगी जाती हुई, यानी हमें प्रतीत होगी, दिखेगी ऐसे कि जैसे जा रही है कुछ रे ऑफ लाइट फोकस से। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या होगा? थर्ड लॉ में जो थर्ड लॉ है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। शायद लास्ट ईयर उससे एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। उसमें क्या बोल रखा है? ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सॉरी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा ज्यादा दूर बना दिया, फोकस यहाँ बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना लो, क्योंकि हमारा मिरर छोटा लिया ना हमने। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, पासिंग एन इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम पाथ। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम केस में ऐसा ही होगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आ रही है, अपीयर टू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम पाथ। यानी रे ऑफ लाइट यहां से आई, इस पॉइंट पे टकराई, इसी पाथ से वापस चली गई और हमें अपीयर हो रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई। थर्ड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, याद, इमेज फॉर्मेशन में बिल्कुल काम आएगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, यानी एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर से पास करते हैं, तो वो मिरर के सरफेस पे टकरा के उसी पाथ से वापस चली जाएगी। अब वाई, क्यों चली जाएगी? इसका भी कुछ रीजन है।
अब जैसे ही हमने स्टार्टिंग में एक बनाया था, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन को हम शो कर रहे थे, पेंट करेगी। ये हमारी कौन सी लाइट थी? इंसिडेंट। ये कौन सी लाइट थी? ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और जो ये बीच वाला पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, हमेशा नॉर्मल। अब आप ये बोलोगे ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्यों लगा दिया बीच में? यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो रही है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इन दोनों को बिल्कुल बीच में डिवाइड करने वाली लाइन होती है नॉर्मल। ठीक है। अब जैसे ही इस केस में हम देखते हैं, अगर इस केस में आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ बता देती हूँ। मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो किससे पास करेगी? बोलो, फोकस से। तो जो ये बीच का पॉइंट है, यानी ये कौन सी लाइट थी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब जो ये एंगल, जो इनका नॉर्मल है ना, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल हमेशा बिल्कुल सेंटर से पास होके ड्रॉ होता है, बिल्कुल सेंटर से पास होके नॉर्मल ड्रॉ करता है। तो जो ये एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल अब ध्यान से देखो, नॉर्मल कहाँ से जा रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से। किसके सेंटर से? स्फीयर के सेंटर से। और ये किसके क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है। अब इसी केस में आप देखो, ये जो हम थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, थर्ड लॉ में कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो उसी पाथ पे बैक वापस चली जाती है। वाई, ये पढ़ रहे हैं ना। तो ये इसका रीजन यही है कि अगर हम इस पॉइंट से, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से आ रही है तो जो इंसिडेंट रे, ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है, यानी इंसिडेंट रे भी इसी पॉइंट पे है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है। तो ऑब्वियसली ये बताओ, अगर ये दोनों चीज एक ही पॉइंट पे है तो रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे होगी? इसी पॉइंट पे, यानी रिफ्लेक्शन भी सेम इसी पॉइंट पे होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा क्या पास हो रहा है? नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, इंसिडेंट रे भी इसी से पास हो रही है, तो लाइट इसी वजह से सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इस सेम केस में इंसिडेंट रे आई, हमें अपीयर हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, नॉर्मल भी इसी लाइन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ड्रॉ हुआ, और तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। ये था थर्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है। अब लास्ट लॉ बच गया हमारा फोर्थ लॉ। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आके पोल से टकराती है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट अपर्चर के या मिरर के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच पॉइंट पे, यानी पोल पे टकराती है कोई भी इंसिडेंट रे, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी किसको फॉलो करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यानी ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे अगर पोल से, ये होगी इंसिडेंट रे, अगर पोल से टकरा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से, यानी जो एंगल ये था सेम एंगल ये होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल से पास करेगी, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। ये सेम केस में इसमें होगा, अगर कोई भी पोल से टकरा रही है तो रिफ्लेक्ट हो, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। लाइट का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ही कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये उसी लॉ को फॉलो करे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ भी इसका यही था कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। यानी देखो ये प्लेन है, इस प्लेन के इसी साइड है तीनों, इंसिडेंट रे भी इसी साइड है, रिफ्लेक्टेड रे भी इस साइड है, और हमें पता है नॉर्मल किससे पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो नॉर्मल भी इसी ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो बिल्कुल ये जो फोर्थ लॉ है हमारा इमेज फॉर्मेशन का, वो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सेम केस में यहाँ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हो गए हमारे लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फोर्थ लॉ थे, समझ में आ गए? एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा याद नहीं रहेगा। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बोलो, कि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था अगर कोई भी रे ऑफ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है तो वो हमेशा किस, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा किससे पास करेगी, फोकस से। सेकंड हमने पढ़ा था अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास करेगी, कैसे पास करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमने लॉ पढ़ा था कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ फॉलो करेगी, यानी उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोर्थ लॉ हमने पढ़ा था अगर कोई इंसिडेंट लाइन एग्जैक्ट पोल से आके टकराती है तो वो रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होगी किस फॉर्म में या किस प्रोसीजर में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था हमारा फोर्थ लॉ। अब हम कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, या फिर आपके पास कोई और भी बुक हो, उसके अंदर एक टेबल मिलेगी आपको बिल्कुल इमेज फॉर्मेशन की। एक मिलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आ जाए। ठीक है, हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड में हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? अब हो गया नेचर और साइज ऑफ इमेज। और फिर हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज, और यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेंगे डायग्राम अपना। ठीक है, पोजीशन यानी आप इसको यहाँ बस इमेज लिख लो, साइज लिख लो, नेचर, यहाँ हम बना लेंगे डायग्राम। ठीक है, अब हमने मिरर को समझ लिया, कॉनकेव मिरर हम ले रहे हैं अपने केस में। अब देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर, इतनी दूर कि हम कितनी भी दूर उसको इमेजिन कर सकते हैं। इंफिनिटी के मतलब बहुत ज्यादा दूर अगर ऑब्जेक्ट है, सन ही लगा लो, जैसे सूरज है बहुत दूर है, इंफिनिटी पे हम इसको मान लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज ऑलवेज एट फोकस। ठीक है, और जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा होगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ज्यादा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिम बिल्कुल छोटा। ठीक है, और जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड।
ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बोल दे पता नहीं मैम ने क्या लिख दिया ये। अब एक डायग्राम बनाते हैं फिर समझोगे आप। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, अपर्चर, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, जो इंसिडेंट रे है वो बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे बहुत दूर से आ रही है, मिरर के कन्वेक्स कॉनकेव मिरर के ऊपर आएगी, यहाँ से टकराएगी और किससे पास होके चली जाएगी, फोकस से, ठीक है। सेम केस में हम यहाँ ले सकते हैं, नीचे से भी कोई दूर से इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर से टकराएगी और किससे पास होके चले जाएगी, फोकस से, ठीक है। यानी हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किसी इंफिनिटी पे यानी बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है, तो इमेज हमेशा किसके ऊपर बनेगी, फोकस के ऊपर, और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ज्यादा छोटी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, कैसी बनी होगी, बिल्कुल छोटी, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की छोटी। और नेचर कैसा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल यानी मैंने आपको बताया था शुरू में प्लेन मिरर के केस में कि वर्चुअल क्या होगी, मिरर के पीछे। अगर मिरर के आगे कोई इमेज बन रही है तो उसको हम कैसे बोलेंगे, रियल इमेज, यानी मिरर के आगे जो इमेज है वो हमारी इमेज होगी रियल इमेज। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी। जो यहाँ पे स्मॉल साइज की, छोटे सी साइज की जो इमेज बन रही है ना, ये हमें उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। आप इसको और बेटर सेकंड केस में भी समझ सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट केस था, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आपके सामने ये रहा। इसको अपनी नोटबुक में उतारते रहना साथ साथ में। अब सेकंड केस में हम देखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, पीछे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जो साइज होगा वो भी इमेज का कैसा होगा, डिमिनिश्ड, यानी छोटा। पहले वाले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ज्यादा छोटा, इस केस में क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के एक पोर्शन से आई, ठीक है, इसको टकराई और किससे पास कर गई, फोकस से, ठीक है। यही हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ के अंदर। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो हमेशा किससे पास करेगी, फोकस से। अब जरूरी नहीं है कि हम, जैसे आप देख रहे हो ना, मैं सिर्फ यहाँ इसके ऊपर वाले पोर्शन से ही ले रही हूँ। लाइट ना ऑब्जेक्ट के हर पोर्शन से आती है, यानी इसका एक पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट, उससे भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे नंबर ऑफ लाइट आएंगी ऐसे, लेकिन सब किससे पास कर जाएंगी, ऐसे नंबर्स ऑफ लाइट आएंगी और रिफ्लेक्ट होके सब फोकस से पास कर जाएंगी, ठीक है। ये हम थोड़ा क्लियरिटी के लिए ना, क्राउडनेस ना हो, इसीलिए सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट लो यहाँ पे हमारा यूज हुआ ना, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पहले वाले केस में भी हुआ था, तो पास किससे कर जाएगी, फोकस से। अब हमें बताना सेकंड, और इसका एक ये भी हम यहाँ साथ में दिखा सकते हैं, इसका अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके ये होगा एंगल आई और ये होगा हमारा एंगल आर, ठीक है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हमने किससे पढ़ी थी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर के किसी सरफेस के ऊपर आके टकराती है इंसिडेंट लाइट, तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापिस चली
जाते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। थर्ड लॉ में हमने यही पढ़ा था ना, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाते हैं तो उसी पास से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जो इमेज है ना कहाँ बनेगी, जहां ये दोनों रे ऑफ लाइट टकराएंगी, ये हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए और बी, तो इमेज का नाम क्या रखेंगे, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे बन गई इमेज। तो हमने यही पढ़ा था, अगर हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चीज के पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, यानी छोटे साइज की बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है ना इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बनेगी। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल यानी मिरर के सामने बन रही है, इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही है। देखो इसका ए नीचे है, बी ऊपर है, यानी हमें इमेज हमेशा उल्टी बनी हुई दिखाई देगी। चौक ऐसे है ना, जैसे ऊपर ये बिल्कुल इसका एक्सिस है, पिन पॉइंट है, तो इमेज हमेशा इसकी ऐसे उल्टी बनी हुई दिखाई देगी, ये फ्लैट और ये पिन पॉइंट नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब थर्ड केस में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट if object at सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। हम पहले हमने इन्फिनिटी पे रखी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे, अब हमने ऑब्जेक्ट को ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। और साइज क्या होगा इमेज का, ये ध्यान रखने की बात है, सेम साइज। सेम साइज हमने पीछे भी पढ़ा था, किसमें पढ़ के आए थे, बोलो किसमें पढ़ के आए थे। एक ना साथ साथ में आप रिपीट किया करो, अगर आप साथ साथ में बोलोगे ना तो आपको भी याद होता चलेगा ये साथ साथ में। अब ये मत सोचना कि हम फोन के साथ बातें कर रहे हैं, ऐसा आपको 1-2 दिन ही लगेगा, साथ साथ बोलोगे साथ साथ सीख जाओगे, ठीक है। सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज हम प्लेन मिरर के अंदर ही पढ़ के आए थे। इमेज का सेम रियल एंड इन्वर्टेड नेचर यही होगा। जैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस, साथ साथ में बोलना प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल है ही। अब कोई भी क्या बोला हमने, रे ऑफ लाइट, अगर ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, पासिंग और रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट लॉ फॉलो करेगी ना, पास होके किससे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है तो पास होकर किससे निकल जाएगी, फोकस से निकल गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है। तो सेम अगर हम यही ऐसे ही नीचे से कोई रे ऑफ लाइट ले लें, सॉरी हाँ, अब फर्स्ट लॉ में हमने यही पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कैसे पास करेगी, फोकस के अंदर से। हमने उससे सेकंड लॉ, बिल्कुल उसके अपोजिट लॉ हमने ये भी पढ़ा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो मिरर के किसी भी पोर्शन पे टकरा के क्या चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हमारी इंसिडेंट रे थी, फोकस से गुजरी और यहाँ पे टकराई और रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास कर गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे टकराई है तो ये पॉइंट यहाँ क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन। तो हमारी इमेज कहाँ बन गई, यहाँ। ये हमारा ए पोर्शन था, ये बी था, ठीक है। तो इमेज एग्जैक्ट कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ए डैश है और ये बी डैश है इमेज का, ठीक है। अब हमने यही पढ़ा था, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यस। इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। साइज क्या है दोनों का, सेम साइज। इमेज कैसी है, रियल ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने एंड इन्वर्टेड और उल्टी, ठीक है। अब फोर्थ केस में हम क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं हम तो। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नजदीक रख देंगे, यानी कहाँ रख देंगे, एट फोकस। ये हमारा है फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर रख देते हैं तब क्या होगा, फोर्थ केस में
एट फोकस। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट इंफिनिटी। जो हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में पढ़ के आए थे ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती थी? फोकस पे। अब उसका उल्टा ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। और कैसे बनेगी? साइज क्या होगा? लार्ज। किससे लार्ज? ऑब्जेक्ट से लार्ज। और इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने रख दिया फोकस के ऊपर, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकली और पास होके किससे पास होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो हमेशा किससे पास होती है? फोकस से। ठीक है, फोकस से पास होके चली गई। ठीक है, सेम। और सेकंड में अगर हमने ये भी देखा था, लास्ट केस में हमने ये भी पढ़ा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से टकराती है तो वो पास होके कैसे चली जाती है? सेम एंगल से। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब आप देख रहे हो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये दोनों किसी इंफिनिटी पॉइंट पे जाके मैच करेगी, यानी बहुत ज्यादा दूर जाके कहीं ये एक दूसरे से मिलेंगी और वहां पे ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन करेगी। यानी लगा लो आप बहुत ज्यादा दूर है, तो जा रही है, कहीं मिलेंगी इंफिनिटी पे और एक इमेज बनाएंगी। तो हमने यही बोला था, अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस है तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे। मान लो वो इतनी दूर का पॉइंट ये है तो यहाँ इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? बहुत ज्यादा लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा लार्ज बनेगी। और रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के सामने है तो रियल, और उल्टी बनेगी क्योंकि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बन रही है ना इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब बीच में एक केस मिस हो गया। फिफ्थ केस में हम देख लेते हैं, वो बीच में ही आना था, इस पॉइंट से पहले आना था। इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या कैसे बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जो हमारे सेकंड केस पढ़ा था उसका अपोजिट ही होगा। और साइज भी क्या होगा? लार्ज, थोड़ा सा, लिटिल बिट लार्ज। जैसे ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इनमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनके मिड में, और रे ऑफ लाइट पास करेगी, इंसिडेंट रे है, टकराएगी, फोकस से पास करके गुजर जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट को सीधा बनाना भी, वरना इमेज नहीं बनेगी। और हमें पता है दूसरी रे ऑफ लाइट किससे पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ऐसे बनाना था, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, टकराई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो वापस बैक किसी पाथ से आएगी, सी से, और इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ, यानी बियॉन्ड द इमेज ए और बी। और ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमें इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारा था फिफ्थ केस। अब लास्ट केस बच गया इमेज फॉर्मेशन में, समझ में तो आ रहा है ना लास्ट। और अब आप सोच रहे होगे मैम ने ना रियल एंड इन्वर्टेड नहीं अभी तक इरेज किया, तो अभी कर देते हैं रियल और इन्वर्टेड को भी इरेज। वो देर हो गई लिखे हुए को बेचारे को। ठीक है, अब लास्ट केस बच गया, अगर एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड दी मिरर। अभी समझ में आ जाएगा क्या लिख दिया। ठीक है, साइज क्या होगा? हाईली लार्ज। ठीक है, नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इरेक्ट। और डायग्राम अभी हम इसका बना देते हैं, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा देंगे कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया। सॉरी डायग्राम को थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, नीचे बना देते हैं ना। प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, एमएन अपर्चर, मिरर का पॉलिश सरफेस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो रे ऑफ लाइट गोज, सॉरी अब तक ना हम रे ऑफ लाइट को बिल्कुल फोकस से पास कर रहे थे, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल नजदीक हो गया, फोकस से भी ऑब्जेक्ट बहुत आगे चला गया। तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे ना पोल पे टकराएगी, ऐसे पोल के ऊपर इंसिडेंट रे, और बेंट होके कहाँ पड़ा था हमने, कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बेंट हो जाएगी। तो ये इसके बाद हमें अपीयर होगी ऐसे कहीं जाती हुई। ठीक है, और जो सेकंड इसकी रे ऑफ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के इस पाथ पे टकराएगी, यहाँ से निकली, रिफ्लेक्ट यहाँ से मिरर के इस सरफेस के ऊपर टकराई, रिफ्लेक्ट होके बैक इसी सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। तो ये भी हमें कहीं अपीयर हो गया ऐसे ही जाती हुई मिरर के पीछे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां बनेगी हमारी इमेज फॉर्मेशन। ये है इसका डायग्राम। अब ये देखो इमेज बन गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब बोलो बड़ी मुश्किल से ना मैम सीधी इमेज बनी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। मिरर इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, यानी मिरर के पीछे इमेज बन रही है। हाईली लार्ज, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी मिरर के पीछे, इरेक्ट यानी सीधी इमेज बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इसको एक दो बार अगर आप पढ़ोगे और बना के देखोगे ना, आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। अब लास्ट बचता है पॉइंट हमारा सिर्फ यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमने इतनी इमेज बना दी, वाई, क्यों बनाई इमेज हमने, इसके यूज को देखने के लिए कि हम इसको कहीं यूज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यूज ऑफ एक कनकेव मिरर, हम कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ना कोई भी लाइट है, व्हीकल लाइट होगी, हमारी टॉर्च लाइट हो गई, जो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइट देती है ना, कोई भी लाइट है जो स्ट्रेट लाइट देती है, जैसे व्हीकल के अंदर भी जो गाड़ी है या बाइक है उनके अंदर जो लाइट लगी होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देती है आगे हमें, ताकि हम आगे क्लियर देख सकें। उसके लिए उन ऑब्जेक्ट में हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को एम से रिप्रेजेंट करती हूँ। फर्स्ट यूज होगा व्हीकल लाइट में, व्हीकल लाइट, व्हीकल के अंदर जो लाइट लगाते हैं। सेकंड यूज हो जाएगा टॉर्च लाइट, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइट देती है, जिसकी वजह से हम आसानी से देख सकते हैं आगे। ये इनके अंदर यूज करते हैं हम हमेशा कौन से मिरर को, कॉनकेव मिरर को। थर्ड यूज इसका हो जाता है किसी भी, अब हमने इसके लास्ट केस में पढ़ा था, लास्ट केस में रखा था, अगर हम मिरर को ना बिल्कुल नजदीक रखते हैं यानी पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें इमेज बहुत ज्यादा लार्ज दिखाई देती है, बड़ा दिखाई देती है। तो जो डेंटिस्ट है ना, दांतों को चेक करने के लिए भी कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, DEN, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू चेक टिथ। वाई, ताकि जो इमेज है हमें लार्ज यानी
दांतों के अंदर जो डिजीज वगैरह है वो हमें, यानी दांत लार्ज साइज के दिखे, डिजीज का पता चल जाए। और ये बिल्कुल लार्ज साइज का कौन से केस में हुआ था, जब हम मिरर को बिल्कुल पास रखते हैं पोलर फोकस के बीच में, इसके लिए। और कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें लार्ज देखना है तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। किसी छोटे ऑब्जेक्ट को अगर लार्ज साइज में देखना है तो टू सी, ये लिख लेना अपनी बुक में, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज लार्ज, तो उसमें भी हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। और फोर्थ यूज इसका क्या होगा, फेस, टू क्लीन द फेस, फेस को क्लीन करने के लिए। जो नाई है ना, जब वो शेविंग करते हैं, ड्यूरिंग शेविंग में हम कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, ताकि जो चेहरा है ना, फेस है, उसको थोड़ा लार्ज देख सकें, आसानी से हमें सब कुछ दिखाई दे। उसके अंदर भी हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। घर पे अगर आपके फादर साहब शेविंग करते हैं ना, तो उनको देखना उनके पास कॉनकेव मिरर मिलेगा लार्ज इमेज देखने के लिए, ठीक है, शेविंग में। और इसका लास्ट यूज अगर हम देखें ना, वैसे तो और भी होंगे, हमारी एनसीईआरटी में जो यूज दे रखे हैं उनकी बता रही हूँ मैं। लास्ट यूज होगा वो होगा कि जो सोलर कुकर है, आई होप आपने सोलर कुकर पढ़ा होगा इससे पहले कहीं। सोलर कुकर का क्या काम होता है, खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोलर कुकर को। हमने हमारा फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस के ऊपर कहाँ पे आएगी, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। यानी जो कॉनकेव मिरर है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को ना बिल्कुल कंसंट्रेट कर देता है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, यानी एक फोकस के ऊपर कंसंट्रेट कर देगा। तो जितनी भी लाइट है ना, मान लो हमारा सोलर कुकर है, ये मिरर लगा दिया सोलर कुकर के ऊपर हमने, तो जितनी भी लाइट बाहर से सनलाइट आएगी उन सबको ना ये अंदर की साइड एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। और जो हमारे यहाँ खाना होगा ना, उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, और वो खाना पक जाएगा। तो सोलर कुकर में भी हम हमेशा कौन से मिरर का यूज करते हैं, ये हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ये थे इनके यूज। आज हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और थोड़ा सा हमने कॉनकेव मिरर हमने कंप्लीट ही कर लिया। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन और यूज कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, स्टे होम।